जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब भी हम देश की सीमाओं के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ऊंची दीवारें, बिल्कुल, और भारी सुरक्षा वाले चेक पोस्ट आ जाते हैं। मतलब एक ऐसा ढांचा जिसका काम ही है बाहर की दुनिया को अंदर आने से रोकना। हाँ, एकदम सही कहा। सीमाओं का जो हमारा परंपरागत विचार है वो यही रहा है, एक स्पष्ट अवरोध। लेकिन अगर हम इसी तस्वीर को थोड़ा घुमाकर देखें तो भारत के पास 11,000 या सटीक कहूं तो 11,098.81 किलोमीटर लंबी एक विशाल तटरेखा है। बिल्कुल, और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी तटरेखा के दरवाजों की बात करेंगे। ये दीवारें नहीं हैं, ये दुनिया के लिए हमेशा खुले रहने वाले विशाल दरवाजों की तरह हैं। हाँ, आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों को गहराई से समझेंगे, क्योंकि अक्सर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को हम सिर्फ नक्शे पर नीले रंग के हिस्से के रूप में देखते हैं। लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये देश के 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य इंजन है। और देखो, ये 95% का आंकड़ा कोई मामूली बात नहीं है। मतलब अगर हम अर्थव्यवस्था को एक जीवित शरीर मान लें तो ये बंदरगाह उस शरीर के फेफड़े और धमनियां हैं। वाह, फेफड़े जो लगातार ऑक्सीजन यानी संसाधनों को अंदर बाहर कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बता दूं, भारत के पास कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। इनमें से 12 पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में काम करते हैं, जबकि सिर्फ एक ने कॉर्पोरेट मॉडल को अपनाया है ना? हाँ, बिल्कुल सही। और ये केवल व्यापारिक घाट नहीं है, इनकी रणनीतिक, नौसैनिक और बहुत गहरी आर्थिक अहमियत है। तो इस जटिल ढांचे को समझने के लिए मुझे लगता है हमें भारत के पश्चिमी तट यानी गुजरात से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, ये सबसे तार्किक है, क्योंकि प्रकृति ने इस हिस्से को व्यापार के लिए कुछ अनूठे वरदान दिए हैं। सबसे पहला नाम तो गुजरात के कांडला बंदरगाह का ही आता है, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, और इसे एक प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह यानी टाइडल पोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। तो ज्वारीय बंदरगाह होने का मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ जहाज अपनी मर्जी से किसी भी वक्त नहीं आ सकते, है ना? एकदम सही। उन्हें समुद्र में दिन में 2 बार जो प्राकृतिक ज्वार भाटा आता है उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखो, कच्छ की खाड़ी का जो ये तटीय इलाका है वो थोड़ा उथला है, तो जब समुद्र में उच्च ज्वार यानी हाई टाइड आता है तो पानी का स्तर और गहराई प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। और हजारों टन माल से लदे भारी जहाजों को किनारे तक आने के लिए यही गहराई चाहिए होती है। बिल्कुल, जहाज इसी उठे हुए पानी का फायदा उठाकर पोर्ट पर आते हैं, अपना माल उतारते हैं और अगले हाई टाइड के साथ वापस गहरे समुद्र में लौट जाते हैं। मतलब प्रकृति खुद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह काम कर रही है, और ये प्रकृति के टाइम टेबल और मानव व्यापार का एक बेहतरीन तालमेल है। इसी के दम पर कांडला पोर्ट तेल के भारी आयात और खाद्यान्न तथा नमक के निर्यात का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका, अगर हम कार्गो की मात्रा यानी वॉल्यूम को देखें तो ये आज भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। और इसकी इस सफलता के पीछे वहां मौजूद मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी जो SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका बहुत बड़ा हाथ है। SEZ का होना मतलब कंपनियों को टैक्स में विशेष छूट मिलना, लाल फीताशाही से आजादी। हाँ, जिससे वे आसानी से कच्चा माल आयात करके वहीं उत्पाद बना सकती हैं और सीधे निर्यात कर सकती हैं। लेकिन इसी गुजरात के कच्छ इलाके में एक ऐसा बंदरगाह भी है जो इस पूरी 13 बंदरगाहों की सूची में सबसे बड़ा अपवाद है। आप मुंद्रा बंदरगाह की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जहां 13 में से 12 बंदरगाहों का सरकारी होना एक स्पष्ट पैटर्न दिखाता है, वहीं मुंद्रा एक कृत्रिम और पूरी तरह से निजी यानी प्राइवेट बंदरगाह है। हाँ, जिसका संचालन अडानी ग्रुप के पास है। और ये अपवाद, सच कहूं तो बहुत तेजी से एक नया मानक बन रहा है। बिल्कुल, मुंद्रा आज भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक और निजी बंदरगाह होने के साथ साथ कुल कंटेनर हैंडलिंग में भी पूरे देश में सबसे आगे निकल चुका है। हाँ, यहाँ कंटेनर माल ढुलाई के अलावा कपड़ा, नमक और ऑटोमोबाइल का बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। मतलब ये साफ दिखाता है कि जब बंदरगाहों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की गति और कार्यकुशलता जुड़ती है तो नतीजे कितने विशाल हो सकते हैं। बिल्कुल। अब इस कृत्रिम कार्यकुशलता से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम महाराष्ट्र की ओर देखें, जहां ऐतिहासिक मुंबई बंदरगाह मौजूद है। हाँ, ये एक विशाल प्राकृतिक बंदरगाह है और अपने आकार के कारण इसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। आपको पता है, देश के कुल निर्यात का 20% हिस्सा अकेले इसी पोर्ट से होकर जाता है। 20%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना?
पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे तेल और भारी मशीनरी के व्यापार में इसका दबदबा है। और कच्चे तेल के प्रबंधन के लिए यहाँ का जवाहर द्वीप बहुत ही प्रसिद्ध है। जवाहर द्वीप मतलब ये मुख्य शहर से थोड़ा अलग है। हाँ, ये मुख्य शहर से थोड़ा अलग हटकर है, ताकि तेल के विशाल टैंकरों को सुरक्षित तरीके से संभाला जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर मुंबई एक इतना विशाल और सक्षम प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ठीक इसके बगल में नवी मुंबई में एक पूरी तरह से नया कृत्रिम बंदरगाह क्यों बनाना पड़ा? आप जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी JNPT की बात कर रहे हैं, जिसे नहावा शेवा भी कहा जाता है। हाँ, मुंबई पोर्ट के होते हुए इस नए ढांचे की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, 80 के दशक तक वैश्विक व्यापार का स्वरूप बहुत तेजी से बदल रहा था। कंटेनराइजेशन का दौर आ गया था। हर तरह के माल को एक जैसे बड़े लोहे के बक्सों में पैक करके भेजना। अब दिक्कत ये थी कि मुंबई पोर्ट शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और वो इस नए भारी कंटेनर ट्रैफिक का दबाव झेल नहीं पा रहा था। हाँ। इस स्थिति को हम एक मेडिकल एनालॉजी से समझ सकते हैं। अच्छा, बताइए। अगर मुंबई पोर्ट शहर के व्यापार का मुख्य हृदय था, जिसकी नसें भारी ट्रैफिक के कारण ब्लॉक हो रही थीं, तो JNPT का निर्माण असल में एक बाईपास सर्जरी थी। ओहो, क्या बात है, बाईपास सर्जरी। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कंटेनरों का भारी ट्रैफिक शहर की भीड़ में घुसे बिना सीधे बाहर के रास्तों से निकल जाए। और ये बाईपास सर्जरी कितनी कामयाब रही है, इसका अंदाजा हम आज के आंकड़ों से लगा सकते हैं। आज JNPT प्रमुख बंदरगाहों में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह बन चुका है। बिल्कुल, देश का लगभग 56% कंटेनर ट्रैफिक यहीं से गुजरता है। 56%? वाह! रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और कालीन के व्यापार के लिए यह मुख्य केंद्र है। और इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत है जो इसे खास बनाती है। वो क्या? ये सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल पर संचालित होने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह है। मतलब सरकार ने बुनियादी ढांचा दिया और निजी कंपनियों ने अपनी आधुनिक तकनीक लगाकर इसके टर्मिनल्स को चलाया। बिल्कुल। अब पश्चिमी तट के इन औद्योगिक दिग्गजों से थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जहां भौगोलिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक और केरल का नंबर आता है। और यहाँ नदियां, गहरी झीलें और छोटे द्वीप प्राकृतिक रूप से बंदरगाहों को जन्म देते हैं। इसकी शुरुआत होती है गोवा के मर्मगांव बंदरगाह से। मर्मगांव, जो अरब सागर के तट पर जुआरी नदी के मुहाने पर है। हाँ, एस्चुरी पर स्थित एक बेहद सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह। और मुहाना यानी वो जगह जहां नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। बिल्कुल, जब नदियां समुद्र में गिरती हैं तो उनके बहाव से एक प्राकृतिक गहरी खाई जैसी बन जाती है और जहाज़ों को किनारे तक आने के लिए बस इसी प्राकृतिक गहराई की दरकार होती है। और मर्मागांव इसी गहराई का फायदा उठाकर भारत में लौह अयस्क यानी आयरन ओर के निर्यात का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया है ना? हाँ, और यहाँ से मैंगनीज और कपास का भी भारी व्यापार होता है। प्राकृतिक गहराई की बात हो तो कर्नाटक के एकमात्र प्रमुख बंदरगाह न्यू मैंगलुरु बंदरगाह का जिक्र होना भी लाजमी है। बिल्कुल, ये गुरुपुरा नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगती है कि पश्चिमी तट पर यह सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है, यानी इनर पोर्ट। हाँ, और इसकी इसी गहराई के कारण विशालकाय तेल के टैंकर अंदर तक आसानी से आ सकते हैं। इसीलिए ये LPG, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक और लौह अयस्क के व्यापार का मुख्य केंद्र बन पाया। सही कहा। केरल की ओर रुख करें तो वहाँ कोची बंदरगाह मौजूद है। कोची विलिंगडन और वल्लारपदम द्वीपों के बीच स्थित है। यहाँ से मसाले, चाय, कॉफी का व्यापार होता है। हाँ, लेकिन कोची के साथ एक बहुत ही आधुनिक और तकनीकी शब्द जुड़ा है। ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, यानी ICTT। ट्रांसशिपमेंट, इसको अगर हम हवाई यात्रा के हब एयरपोर्ट मॉडल से समझें तो ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल, आप समझाइए इसे। जैसे हवाई यात्रा में अक्सर छोटे शहरों के बीच सीधी फ्लाइट नहीं होती है ना? हाँ, यात्रियों को पहले एक बड़े हब एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है, जहां वो दूसरी फ्लाइट पकड़ते हैं। एग्जैक्टली। समुद्री व्यापार में भी वे भीमकाय जहाज, जिन्हें मदर वेसल कहा जाता है, बहुत ज्यादा गहराई मांगते हैं और छोटे बंदरगाहों पर नहीं रुक सकते। तो वे अपना सारा माल कोची जैसे गहरे और आधुनिक ट्रांसशिपमेंट हब पर उतार देते हैं। हाँ, और वहां से छोटे जहाज उस माल को भरते हैं और भारत के अलग अलग छोटे बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं। भारत का एक प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र यानी शिप बिल्डिंग सेंटर भी है। तो
पश्चिमी तट का ये पूरा हिस्सा तो अरब सागर के प्राकृतिक वरदानों से भरा हुआ है, लेकिन कन्याकुमारी का चक्कर लगाकर जब हम पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? तो भूगोल और व्यापार दोनों के नियम बदल जाते हैं। कैसे? देखो, पश्चिमी तट पर तो प्राकृतिक बंदरगाहों की भरमार है, लेकिन पूर्वी तट पर समुद्र अक्सर उथला होता है और नदियां अपने साथ भारी मात्रा में गाद मतलब सिल्ट लेकर आती हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ प्राकृतिक गहराई कम मिलती है और कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण करना पड़ता है। बिल्कुल, और तमिलनाडु इस कृत्रिम इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, पूर्वी तट की इस यात्रा का द्वार तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह से खुलता है, जिसे अब VOC पोर्ट कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी में स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है जहां से कोयला, नमक, पेट्रोलियम और चीनी का व्यापार होता है। और इसकी रणनीतिक अहमियत इसलिए अधिक है क्योंकि श्रीलंका के साथ मुख्य व्यापारिक मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। हाँ, और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इस पूरे इलाके को सदियों से मोती मछली पकड़ने यानी पर्ल फिशरी के केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है। वाह, पर्ल फिशरी। अच्छा, मोतियों के इस ऐतिहासिक शहर से थोड़ा उत्तर की ओर चलें तो पूर्वी तट का सबसे बड़ा केंद्र आता है चेन्नई बंदरगाह, जो भारत का तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह है जहां ऑटोमोबाइल, ग्रेनाइट, उर्वरक को संभाला जाता है। और चेन्नई पोर्ट का महत्व इस बात से भी है कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। और आपको पता है जी, देश का पहला समर्पित कंटेनर टर्मिनल 1983 में यही बनाया गया था। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प लॉजिस्टिक सवाल खड़ा होता है। क्या? देखिए, तमिलनाडु के एक ही राज्य में तूतीकोरिन है, चेन्नई है, और चेन्नई के ही बिल्कुल करीब एक और प्रमुख बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह, जिसे कामराज पोर्ट भी कहते हैं। हाँ, एक ही राज्य में 3 बड़े बंदरगाह। ऐसा क्यों? क्या ये आपस में टकराते नहीं हैं? नहीं, ये कोई आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। ये बंदरगाह असल में एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। अच्छा, तो चेन्नई पोर्ट मुख्य रूप से कारों, कीमती सामानों के लिए है। हाँ, लेकिन शहर के बिल्कुल मध्य में होने के कारण कोयले की भारी धूल या पेट्रोलियम के बड़े टैंकरों को वहां संभालना पर्यावरण और ट्रैफिक दोनों के लिए एक बड़ी समस्या बन रहा था। तो इसी समस्या का हल निकालने के लिए एन्नोर बंदरगाह को विकसित किया गया। बिल्कुल, कोरोमंडल तट पर स्थित ये कृत्रिम बंदरगाह मुख्य रूप से कोयलाएं और पेट्रोलियम जैसे भारी संभालता है, जिससे चेन्नई शहर को प्रदूषण और भीड़ से बचाया जा सके। ये भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है, लेकिन इसकी एक ऐसी खासियत है जो इसे बाकी सभी सरकारी बंदरगाहों से बिल्कुल अलग करती है। मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाले हैं। बताइए फिर। ये भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है। मतलब ये किसी सरकारी ट्रस्ट के अधीन नहीं, बल्कि एक रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी के रूप में काम करता है। तो ट्रस्ट और कॉरपोरेट मॉडल में असल में अंतर क्या है? अंतर बहुत गहरा है। ट्रस्ट वाले बंदरगाहों में हर बड़े फैसले के लिए लंबी सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फाइलें यहाँ से वहाँ जाती हैं। हाँ, लाल फीता शाही। बिल्कुल, लेकिन कॉरपोरेट मॉडल में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। वो बाजार की बदलती हुई मांग के हिसाब से तुरंत फैसले ले सकते हैं, तेजी से टेंडर पास कर सकते हैं और बंदरगाह का विस्तार बहुत ही पेशेवर तरीके से कर सकते हैं। एकदम सही। एन्नोर ने देश को बंदरगाह संचालन का एक नया और तेज रास्ता दिखाया है। बहुत खूब। अब इस कॉरपोरेट मॉडल से आगे बढ़कर पूर्वी तट के रक्षकों की बात करें तो आंध्र प्रदेश का यानी विशाख पोर्ट सामने आता है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह पूर्वी तट का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। और यहाँ से जापान को भारी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात होता है। जापान के साथ व्यापार के लिए पूर्वी तट सबसे मुफीद है भी, क्योंकि यहाँ से समुद्री रास्ता सीधा पूर्व की ओर खुलता है। हाँ, और इसके अलावा भारत ने इस बंदरगाह को नेपाल के लिए एक गेटवे पोर्ट के रूप में भी अधिसूचित किया है। बिल्कुल, जिससे उस लैंडलॉक्ड देश को समंदर तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। लेकिन विशाख की जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है इसकी प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली। हाँ, वो डॉल्फिन नोज। हाँ, पूर्वी तट पर खतरनाक चक्रवातों का भारी खतरा हमेशा मंडराता रहता है, लेकिन विशाख पोर्ट के ठीक सामने एक विशाल पहाड़ी है जिसका आकार डॉल्फिन की नाक जैसा है, इसीलिए इसे डॉल्फिन नोज कहते हैं। जब समुद्र से भयंकर चक्रवाती हवाएं और लहरें आती हैं तो ये पहाड़ी एक प्राकृतिक ढाल या ब्रेक वाटर का काम करती है। वाओ,
हवाओं का रुख मुड़ जाता है और बंदरगाह के अंदर खड़े जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। प्रकृति की ये इंजीनियरिंग वास्तव में बेजोड़ है। और इसी पूर्वी तट पर थोड़ा और उत्तर की ओर बढ़ें तो ओडिशा के जगत सिंहपुर में पारादीप बंदरगाह आता है, जो महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। गहरे पानी का एक शानदार प्राकृतिक बंदरगाह। और इसकी ऐतिहासिक अहमियत यह है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद पूर्वी तट पर चालू होने वाला ये पहला प्रमुख बंदरगाह था। अच्छा, पहला। यहां से भी भारी मात्रा में लौह अयस्क और कोयला जापान तथा अन्य देशों को भेजा जाता है। जी हाँ। अब इस समुद्री सफर का अंतिम और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव पश्चिम बंगाल, जहां स्थित है ऐतिहासिक कलकत्ता बंदरगाह, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है। और इसके साथ ही काम करता है इसका सहायक हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। 13 प्रमुख बंदरगाहों की सूची में कोलकाता सबसे अलग है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये समंदर के किनारे नहीं बल्कि समंदर से करीब 200 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के तट पर बसा है। ये भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है, यानी रिवराइन पोर्ट, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। ये देश का सबसे पुराना संचालित बंदरगाह है, जो 1870 से यानी 1870 से लगातार काम कर रहा है। बाप रे, 1870 से। और विजाक की तरह ये भी नेपाल और इसके साथ साथ भूटान के लिए एक प्रमुख जीवन रेखा है, जहां से लौह अयस्क, चाय, चमड़ा और सूती वस्त्र का व्यापार होता है। लेकिन एक नदी बंदरगाह होने की अपनी कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां भी होती हैं। हाँ, खासकर गाद या सिल्ट की समस्या। बिल्कुल। नदियां पहाड़ों और मैदानों से बहते हुए अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी लेकर आती हैं। और ये गाद नदी के तल में लगातार जमा होती रहती है, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है। सही कहा। और बड़े समुद्री जहाजों को तैरने के लिए पानी के नीचे गहरी जगह यानी पर्याप्त ड्राफ्ट की जरूरत होती है। गहराई कम होने के कारण बड़े जहाजों को कोलकाता पोर्ट तक आने में रेत के टीलों में फंसने का भारी जोखिम रहता होगा। बहुत ज्यादा। इसीलिए ड्रेजिंग यानी गाद निकालने का काम यहाँ हमेशा चलता रहता है। तो इसी जोखिम और संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक बेहतरीन इंजीनियरिंग रणनीति अपनाई गई। हाँ, जिसे ट्विन डॉक सिस्टम कहा जाता है। जब कोलकाता पोर्ट को बड़े जहाजों का भार उठाने में दिक्कत होने लगी, तो हुगली नदी के पश्चिमी तट पर समुद्र के मुहाने के थोड़ा करीब हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को विकसित किया गया। और हल्दिया का मुख्य काम ही है कोलकाता बंदरगाह के सहायक के रूप में काम करना। मतलब जिन बड़े पेट्रोलियम या रसायन वाले जहाजों की ड्राफ्ट बहुत गहरी होती है, वे कोलकाता तक जाने का जोखिम नहीं उठाते। बिल्कुल, वो समुद्र के करीब हल्दिया में ही अपना भारी माल उतार देते हैं। इससे कोलकाता पोर्ट का भार कम हो जाता है और ये ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग बिना रुके चलता रहता है। तो इस पूरे विश्लेषण में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि भारत का ये समुद्री व्यापारिक ढांचा कितनी विविधता और संतुलन से भरा हुआ है। हाँ, मतलब एक तरफ 1870 का ऐतिहासिक नदी बंदरगाह काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुंद्रा और एन्नोर जैसे आधुनिक कॉरपोरेट हब भी अपनी पूरी क्षमता से दौड़ रहे हैं। और नदियों के मुहाने, एस्चुरीज और डॉल्फिन नोज जैसी प्राकृतिक चट्टानों ने इस पूरे व्यापार को एक आकार दिया है। सच में, प्राकृतिक संसाधनों और आधुनिक इंजीनियरिंग का ये तालमेल ही वो ताकत है जो इस 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़े रखती है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गंभीर विचार भी सामने आता है, जिस पर मंथन करना जरूरी है। हाँ, आज हमने बार-बार इस बात पर गौर किया कि कैसे नदियों के मुहाने और प्राकृतिक गहराइयों ने समुद्री व्यापार को मुमकिन बनाया है। लेकिन दुनिया का स्वरूप बहुत तेजी से बदल रहा है ना? ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, मौसम अनिश्चित होते जा रहे हैं और चक्रवातों की ताकत बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की होड़ में शिपिंग कंपनियां मुनाफे के लिए ऐसे भीमकाय जहाज बना रही हैं जिन्हें 20 मीटर से ज्यादा की गहराई चाहिए। तो अंत में ये सवाल छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्या आने वाले दशकों में हमारे ये सदियों पुराने प्राकृतिक बंदरगाह इन विशालकाय जहाजों और बदलते मौसम का ये भारी दबाव झेल पाएंगे? या फिर भविष्य का व्यापार पूरी तरह से समंदर के बीचों बीच बने नए कृत्रिम और शायद पूरी तरह से रोबोटिक मेगापोर्ट्स पर निर्भर हो जाएगा, जहां इंसानों की नहीं बल्कि सिर्फ एल्गोरिदम की हुकूमत होगी? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें वक्त के साथ ही मिलेगा। तो इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग भी इस पर जरूर सोचिएगा।